common man, layman, whatever income he earns, normally he earns by many sources, but income tax department decided, वो तुम लोग जो many sources बोलते हो ना सर, कोई जुआ खेलता है, कोई काम पे जाता है, फिर छोटा मोटा बिजनेस इवनिंग में करता है, फिर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, डिवेंचर्स परचेज करके रखा है, डिविडेंड आता है, इंटरेस्ट आता है, बैंक में एफडी करके रखा है, वहां से पैसे आता है, किसी को पर्सनल लोन देके रखा है, वहां से पैसे आ रहा है। एट ए टाइम आई एम रनिंग अ बिजनेस इन अ पार्टनरशिप विथ माय फ्रेंड्स, तो उधर का मेरे को प्रॉफिट आता है। मतलब यू आर अर्निंग इनकम फ्रॉम मेनी सोर्सेस। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया मालूम है? 5 हेड बनाया। हेड बोले तो सोर्स, एंड दे सेड दैट कि आप जो भी इनकम कमाते हो हम उनको इन 5 में से किसी हेड में रख दूंगे। ये 5 हेड में से ही कोई हेड होगा फ्रॉम वेयर यू कैन अर्न इनकम। क्या क्या है सुनना। नंबर वन वो बोलते हैं सैलरी इनकम। नंबर 2 बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नंबर 3 बोलते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। नंबर 4 बोलते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और नंबर 5 इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बच्चों इन 5 में अगर कोई मुझे पूछे सर कौन सा हेड ऑड मैन आउट है, ऑड मैन आउट समझ में आता है ना, सबसे अलग, इन 5 में सबसे अलग कौन सा हेड है, तो मैं उसको बोलेगा कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये एकदम ऑड मैन आउट है। बाकी सब इनकम कैसा है मालूम है? रिकरिंग नेचर का। ऑल इनकम्स दैट इज फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, अदर सोर्स, ऐसे इनकम्स कैसे होते हैं? रिकरिंग नेचर के होते हैं, छोटे इनकम्स होते हैं। लेकिन ये कैपिटल गेन का जो इनकम है ना, मतलब कैपिटल गेन इनकम बोला था सर, मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी था, मैंने उसको बेच दिया। 15 साल पहले खरीदा था 10 लाख में, अभी मैंने 40 लाख में बेचा। ऐसा जो प्रॉफिट होता है ना, गेन होता है ना, वो कैपिटल गेन है। और उसका कैलकुलेशन एकदम से अलग है बच्चों। कैपिटल गेन का फॉर्मेट अलग है, बाकी चारों हेड से उनका कोई रिलेशन नहीं है। तो हम लोग कैपिटल गेन को एक अलग टॉपिक की तरह सबसे लास्ट में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट इंटेंशन विल गोइंग टू बी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन एंड अदर सोर्सेस, जिसमें से टुडे विल गोइंग टू स्टार्ट आवर डिस्कशन about and regarding income from salary. Section 15 to section 17. Section 15, 16, 17. 3 sections relates with income from salary. उसकी provisions, उनके deductions। हाँ, section 10 नाम का एक concept है जो सभी के साथ related होता है, that is exempt incomes। जब बीच में आएगा मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। exempt incomes ऐसा एक concept है, the least of which is given in section 10। मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा जब सामने आएगा कोई पॉइंट। ओके, नाउ फ्रॉम इनकम फ्रॉम सैलरी सबसे पहला सेक्शन जो होता है दैट इज सेक्शन 15, बेसिस ऑफ चार्ज। बेसिस ऑफ चार्ज इन एवरी टॉपिक, इन एवरी हेड, पहला सेक्शन, हर हेड का पहला सेक्शन का यही नाम होगा, बेसिस ऑफ चार्ज। सर बेसिस ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर हेड में कौन से इनकम्स को कंसिडर किया जाएगा। अब मुझे बताओ, वर्ड सैलरी आप सब इससे फेमिलियर हो, ये वर्ड सैलरी से आप सब फेमिलियर हो, सबको पसंद है ये। लेना देना नहीं है, लेना सबको पसंद है, ऑलमोस्ट जितने भी यहाँ पर है। हाँ, देना भी पसंद होगा, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा, करोड़ों में कमाता है, लाखों में कमाता है, तो 25-30 हजार रुपए सैलरी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। ना सर सैलरी ये वर्ड पहली बात तो कब ऑब्जर्वेशन में आएगा, कब सामने आएगा? सैलरी मतलब भी अमाउंट ही है, रेंट मतलब भी अमाउंट ही है, प्रॉफिट मतलब भी अमाउंट ही है। लेकिन किसी अमाउंट को हम सैलरी कब बोलेंगे? तो एक बात हमेशा याद रखना, पेयर और पेई के बीच में, पे कर रहा और पेई मतलब अ पर्सन हु इज एक्सेप्टिंग दैट अमाउंट,
पेयर और पेई के बीच में रिलेशन होना चाहिए एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का। अब बच्चों डेफिनेटली आपको घर से पॉकेट मनी मिलता होगा खर्च के लिए, किसी को 1000 मिलता होगा, किसी को 2000, किसी को 4000, किसी को 5000, किसी को 10-15 भी मिलता रहेगा पॉकेट मनी महीने भर का खर्चा करने के लिए। ज्यादा बोला क्या मैंने? ठीक है, लेट इट बी। कुछ लोग बोले रहेंगे सर कम बोला, मैं तो एक 50-50, 60-60 हजार रुपए लेता हूँ खर्चे के लिए। तो फिर आपको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से जी सकते हो। जस्ट जोकिंग, हाँ, सीरियसली मत लेना सर मजाक उड़ा रहे हो क्या। तो व्हाट आई वांट टू से, जो पॉकेट मनी आपको मिलता है, मान लो आपके पेरेंट्स आपको महीने के 1 तारीख को देते, ले बेटा महीने भर का खर्ची रख ले। किसी को 10 तारीख को मिलता है, किसी को 15 को मिलता है, जो भी डेट को पेमेंट आगे पेरेंट्स का आपको दे देते हैं। क्या आप उसको ऐसा बोल सकते हो, पापा मेरा सैलरी का टाइम हो गया है अभी तक आया नहीं? यू कांट मेक यूज ऑफ दिस वर्ड सैलरी। क्यों? क्योंकि सर सेंटेंस क्या बोलता है मालूम है, पेयर और पेई के बीच में रिलेशन होना चाहिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, मास्टर सर्वेंट का रिलेशन होना चाहिए। एम्प्लॉयर मास्टर होना चाहिए, एम्प्लॉय सर्वेंट होना चाहिए। ये बात अलग है, हम लोग एचआर में पढ़ते वक्त, कॉमर्स में पढ़ते वक्त उसको सर्वेंट नहीं मानते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं एम्प्लॉयज के, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट में उनका बोलना है मास्टर और सर्वेंट रिलेशन है, तो वॉट एवर अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय विल गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज सैलरी। याद रखना, पहला पॉइंट। दूसरा, आज तक सैलरी मतलब हम लोग क्या समझते हैं, मैं और आप, मैं तो पढ़ा पढ़ा के थोड़ा सा मेरा भी माइंड ब्रॉड हो गया है कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू सैलरी। बहुत पहले व्हेन आई यूज्ड टू डील दिस टॉपिक एज अ स्टूडेंट, तो मैं हमेशा सोचता था यार ये इनकम फ्रॉम सैलरी पे इतना बड़ा टॉपिक बनाने का क्या जरूरत था। महीने का पगार जो मिलता है उसको मल्टीप्लाइड बाई 12 कर दिया, मान लो मंथली पेमेंट इज ₹20,000, मल्टीप्लाइड बाई 12 कर दिया, 2,40,000, खत्म, टोटल सैलरी हो गया। और क्या टाइम पास करने का ये टॉपिक में। तो बच्चों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेज दैट सैलरी should not include only monetary benefit which is given by employer to employee. Salary should also include non-monetary benefits which is called as perquisites. सर मेरा एम्प्लॉयर मुझे पिकअप और ड्रॉप का फैसिलिटी देता है, मुझे सुबह सिर्फ तैयार होकर घर से बाहर आना है, एक कैब आता है मुझे पिक करता है, ऑफिस ले जाता है, शाम को घर पे लाके ड्रॉप करता है। उसका पैसा मैं नहीं देता हूं, मेरा एम्प्लॉयर देता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेज दैट कि बेटा वो जो सर्विस तुझे मिला ना, उसका जो भी मॉनेटरी वैल्यू बनता है ना, दैट शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ योर सैलरी। लो कर लो बात। मतलब सैलरी का जो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में अभी है ना बच्चों, कि महीने का जो पगार मिलता है वही सैलरी है, जैसे ये टॉपिक एंड होने आएगा ना तो आपको समझ में आएगा कि सर इतना छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है सैलरी का, इट्स रियली अ वास्ट कॉन्सेप्ट। कुछ लोगों को दिवाली में बोनस मिलता है, सर मेरे को मेरे एम्प्लॉयर ने 1 महीने का पगार बोनस दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उधर बैठे बैठे बोलता है बेटा वो जो बोनस है ना वो भी सैलरी है, एनुअल ईयर एंडिंग का जब रिटर्न फाइल करेगा तो वो भी ऐड करना है उसके अंदर। इवन अगर आपका एम्प्लॉयर आपका मेडिक्लेम पॉलिसी निकाल के देता है, बहुत सारी कंपनी में आजकल ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयर टू देयर एम्प्लॉइज, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भर देती है कंपनी, अगर आप या आपके फैमिली में कोई बीमार पड़े तो उसका कवरेज मिले आपको इंश्योरेंस कंपनी से। तो वो जो प्रीमियम आपके कंपनी ने आपके बेनिफिट के लिए पे किया ना, दैट विल आल्सो गोइंग टू बी पार्ट ऑफ सैलरी। सर मेरे घर का रेंट, लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, महीने में एक बार शॉपिंग करने के लिए बहुत सारा वाउचर्स देते हैं जो मैं वाइफ को दे देता हूँ, चल मजे कर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है बेटा वो सब क्यों मिल रहा है मालूम है तेरे को, क्योंकि तेरे और एम्प्लॉयर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है एम्प्लॉयमेंट का, इसीलिए वो बेनिफिट मिल रहा है। बेनिफिट मॉनेटरी हो या बेनिफिट नॉन मॉनेटरी हो,
मेरे एम्प्लॉयर ने अगर मुझे बोल दिया 10 दिन का छुट्टी ले, शिमला मनाली घूम के आ, ये ले 50,000 रुपए, या तो तू कुछ भी खर्चा मत कर, पूरा पैकेज हम आपको देते हैं। बच्चों, वो पैकेज का जितना वैल्यू होगा ना, वो भी आपको रिटर्न फाइल करते वक्त सैलरी में ऐड करना पड़ेगा। सैलरी का जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत वास्ट है बच्चों। मैं पूरे फॉर्मेट में नियर अबाउट 28 से लेकर 30 एग्जाम्पल्स क्रिएट करूंगा। उसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में खाली 8 या 7 एग्जाम्पल्स आते हैं, 7 और 8, नॉट मोर देन दैट। बट मैं फॉर्मेट में डिस्कस करूंगा 28 to 30 एग्जाम्पल्स, उसके बाहर नहीं आएगा, ये पक्का गारंटी देता हूं मैं आपको। क्लियर? बट बिफोर एंटरिंग इनटू फॉर्मेट, ये बेसिस ऑफ चार्जेस के कुछ पॉइंट्स है जो याद रखना जरूरी है। फटाफट रिवाइज करता हूं, जरा ध्यान देना। एक्चुअली थोड़ा फास्ट चलते हैं इसमें। क्या बोलता है? अमाउंट रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल कैन बी ट्रीटेड एज सैलरी if the relationship between payer and payee is that of an employer and employee. If master servant relationship does not exist, the amount received cannot be consideration as salary. Master servant relation होना चाहिए। If I am teaching in college, मेरे को मंथली जो भी मिलता है वो सैलरी है। मास्टर सर्वेंट रिलेशन है, वो कॉलेज मेरे लिए बॉस है, मैं एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉयर है, तभी मिले रेम्युनरेशन को सैलरी बोल सकते हो बच्चों। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर मे बी एन इंडिविजुअल, फर्म और ए कंपनी। मतलब ये पॉइंट क्या बोलता है मालूम है? एम्प्लॉयर जरूरी नहीं कि कंपनी होना चाहिए, वो कोई पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है या कोई सोल ट्रेडिंग कंसर्न भी हो सकता है। मान लो आप ऐसे जगह जॉब पे जा रहे हो जो एक शॉप है, ग्रोसरी शॉप है, काफी बड़ा दुकान है, सोल ओन्ड है, सोल ट्रेडर चलाता है, और आप उसके अंडर में काम कर रहे हो, इसका मतलब आपका एम्प्लॉयर सोल ट्रेडर हो गया ना। मतलब उनका बोलना ऐसा है कि एम्प्लॉयर कैन बी इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, कोई भी हो सकता है। हाँ, वैसे ही एम्प्लॉई पार्ट टाइम जॉब कर सकता है या तो फुल टाइम जॉब कर सकता है। जरूरी नहीं कि फुल टाइमर को ही एम्प्लॉई बोलते हैं, पार्ट टाइम करने वाले को भी एम्प्लॉई बोल सकते हैं। ये खाली बेसिक लाइंस लिखे हुए। नेक्स्ट, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेस फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन। जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं, फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड हमको ये पढ़ाया गया, देयर इज वास्ट डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरी। बिफोर एंटरिंग इन 11th, हम जब स्कूल सेक्शन में थे तब हमारे दिमाग में इतना सर पगार उसको ही सैलरी बोलते हैं, पगार उसको ही वेजेस बोलते हैं। बट जब हम बीके पढ़े तो हमको समझ में आया, सर जो लोग गधा मजदूरी का काम करते हैं ना, जो लोग गधा मजदूरी का काम करते हैं ना, उनके रेम्युनरेशन को वेजेस बोलते हैं, और जो लोग ऑफिस में बैठ के काम करते हैं बाय यूजिंग सम टेक्निकल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उनको जो मंथली मिलता है हम उनको क्या कहते हैं? सैलरी कहते हैं। आई होप सब लोग ये डिफरेंस जानते हैं बच्चों। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है मालूम है? मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुझे जो पेमेंट मिल रहा है तू उसको वेजेस बोल या सैलरी बोल। मींस फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो गधा मजदूरी का, या आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, किसी को मिला हुआ वेजेस, किसी को मिला हुआ सैलरी, दोनों मेरे लिए इक्वल है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई भी डिफरेंस नहीं करता है बिटवीन वेजेस एंड सैलरी। क्यों करेगा सर? उनको तो टैक्स चार्ज करने से मतलब है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, an individual may receive salary during previous year from more than one employer। मैं फर्स्ट पॉइंट पे डिस्कशन कर रहा हूं, सेकंड पे बात पे करता हूं। ऐसा हो सकता है कि सर मॉर्निंग 7 to 12, 7 बजे से 12 बजे तक किसी कॉलेज में एज ए लेक्चरर अगर कोई टीचर परफॉर्म कर रहा है अपना ड्यूटी, लेकिन 12 बजे घर पे आने के बाद आराम करता है, फिर शाम को कोई इवनिंग शिफ्ट या इवनिंग कॉलेज ज्वाइन करता है,
तो मींस फ्रॉम फॉर दैट एम्प्लॉय कितने एम्प्लॉयर है? 2 एम्प्लॉयर हो गए ना सर. मींस ही इज विड्रॉइंग सैलरी फ्रॉम 2 इंस्टीट्यूशंस. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेज दैट कि तू 2 क्या 4 जगह भी काम कर, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता. सबका मिला हुआ सैलरी, सब एम्प्लॉयर से मिला हुआ सैलरी एक्यूमुलेट कर, सम कर और एक साथ रिटर्न फाइल कर. ठीक है, दैट इज पॉइंट नंबर 1. क्या बोलता है? एन इंडिविजुअल मे रिसीव सैलरी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फ्रॉम मोर देन 1 एम्प्लॉयर. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सैलरी मे रिसीव्ड फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर, प्रेजेंट एम्प्लॉयर, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर. इसका मतलब सर मान लो मैं कहीं पर जॉब कर रहा हूं और उसको मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया. कहीं पर जॉब कर रहा था, मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया ड्यू टू सम इशू, कुछ भी हो सकता है वो इशू. फिर आई ज्वाइंड अ न्यू जॉब इन करंट फाइनेंशियल ईयर ओनली 19 and 20. लेकिन वो जॉब करते करते ही आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम अनदर एम्प्लॉयर. तो एक ही फाइनेंशियल ईयर में ऐसा हो सकता है कि आपके पास पेमेंट आ रहा है फ्रॉम योर फॉर्मर एम्प्लॉयर, प्रेजेंट एम्प्लॉयर, और वो जो प्रोस्पेक्टिव वाला है वो एडवांस देके चला गया. समझो ए लो एडवांस सैलरी ज्वाइन करना अगले महीने से. हो सकता है, इट्स नॉट कंपलसरी दैट एक ही एम्प्लॉयर का इनकम आपको रिटर्न फाइल करना है. आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयर भी हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट. सैलरी इनकम मस्ट बी रियल नॉट फिक्टिशियस. जो भी सैलरी इनकम आप बताओगे वो रियल इनकम होना चाहिए, फिक्टिशियस नहीं होना चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सर जो भी इनकम आप शो करोगे वो रियल इनकम होना चाहिए, फिक्टिशियस नहीं होना चाहिए. मैं आपको बताता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलता हूं, हमेशा याद रखना. मैं कभी भी वो लाइन बार बार रिपीट करता रहूंगा. हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना बच्चों टैक्सेशन में, हम लोग रूल्स पढ़ रहे हैं, प्रोविजंस पढ़ रहे हैं. बट प्रैक्टिकल लाइफ में ये रूल्स और ये प्रोविजंस का मिसयूज किया जाता है. फिर से सुनना, मैंने क्या बोला? हम जो पढ़ रहे हैं ना वो रूल्स और प्रोविजंस पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये रूल्स और ये रेगुलेशंस का कोई वैल्यू नहीं है बच्चों. लोग अपने हिसाब से रिटर्न फाइल कराते हैं विद द हेल्प ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट. मान लो माय मंथली इनकम इज 1 लाख, तो सर साल भर का 12 लाख होना चाहिए. बट मैं चाहता हूं कि मैं 12 लाख पे टैक्स नहीं भरूं. तो सोसाइटी में ऐसा एक रेस्पेक्टफुल पर्सन है जिसके पास मैं जाकर क्या कर सकता हूं? रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि सर कुछ आइडियाज दो, कैसे मैं हाइड करूं अपने इनकम को. कुछ ऐसे प्लान्स बताओ कैसे मैं इनकम को कम करके दिखाऊं सो दैट मेरा टैक्स बर्डन कम होना चाहिए. लोग करते हैं ऐसे, मीन्स दे आर नॉट शोइंग देयर रियल इनकम, वो कुछ और ही बताते हैं. और कुछ ऐसे लोग भी है सोसाइटी में जिनका इनकम होता है महीने का 10-20 हजार रुपए, लेकिन वो रिटर्न फाइल करते हुए इनकम बताते 50,000 60,000. अब आप सोच रहे हो सर ऐसे बेवकूफ लोग भी सोसाइटी में होते हैं क्या? बच्चों बेवकूफ नहीं, बहुत स्मार्ट होते हैं वैसे लोग. वो लोग ऐसा क्यों करते मालूम है? अगर मेरा इनकम मंथली 20,000 है एंड आई एम शोइंग इट एज ₹1 लाख, मेरा एनुअल इनकम 2,40,000 है, मैं 12 लाख बता रहा हूं. इसका मतलब सर 12 लाख पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा ना. मैं भरेगा टैक्स, बट दैट रिटर्न फाइल्ड डॉक्यूमेंट जो है ना वो मेरे फाइनेंशियल पोजीशन को बहुत स्ट्रांग बताता है. किसी भी बैंक में मैं लोन लेने के लिए चला जाऊं तो बैंक सबसे पहले आपको ये पूछती है क्या आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हो, जरा डॉक्यूमेंट लाके दिखाना. अगर मैं मेरा स्ट्रांग इनकम बताऊं तो मेरे को ज्यादा अमाउंट का लोन मिलेगा बच्चों. ये भी एक टेक्निक होता है. मैं फिर से बोलता हूँ, बार बार रिपीट करूंगा, जब जब सम में ऐसे एग्जांपल्स आएंगे ना, हमारा प्रोविजंस अलग है. देखो ना रूल क्या बोलता है, रियल इनकम शुड नॉट बी फिक्टिशियस. बट प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे ही होता है बच्चों, कोई रियल बताता नहीं है, अननेसेसरी इनकम्स बता देते हैं उसमें. क्लियर? नेक्स्ट. ये पॉइंट बोलता है इफ एन एम्प्लॉय सरेंडर्स हिज सैलरी टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द
Voluntary surrender of Act 1961, salary so surrendered shall not be taxable. अभी हुआ ना ये कोविड और कोरोना वाले सिचुएशन में, बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, उनके सैलरीज में से 20%, 30% रिडक्शन हुआ, और उसको बाद में क्या नाम दिया कि आपने ये 30%, 20% सरेंडर किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। काहे का लगेगा? मिला ही नहीं तो टैक्स का तो सवाल ही नहीं उठता है बच्चों। बट रूल सेज इफ यू सरेंडर्स योर सैलरी टू सेंट्रल गवर्नमेंट, then that much amount will not going to be liable for taxable. Clear? जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। नेक्स्ट है, Act does not make any distinction between gracious payment and contractual payment. आपका जॉब परमानेंट है या आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो, उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई मतलब नहीं। कभी कभी लोग क्या बताया, मेरा जॉब परमानेंट नहीं है। अरे परमानेंट नहीं तो भी यू आर अर्निंग इनकम नो। आप भले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कहीं पर काम कर रहे हो, तो उनका बोलना ऐसे ही है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस हो या परमानेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा इनकम टैक्स एक्ट कोई भेदभाव नहीं करता है टेम्पररी और परमानेंट जॉब पे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए इसका। नेक्स्ट पॉइंट से सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस इवन इफ इट इज नॉट रिसीव्ड। अभी कुछ कंपनीज में क्या हुआ है मालूम है, मैं अभी की बात कर रहा हूं, करंट सिचुएशन की बात कर रहा हूं। है कुछ कंपनीज है ऐसे जिन्होंने मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड ऑल्सो जुलाई पेमेंट नहीं दिया अपने एम्प्लॉइज को, या दिया है तो भी डिले करके दिया, मतलब 2-2 महीने का डिले करके दिया। अभी ये अगस्त मंथ चल रहा है ना, तो कुछ लोग बोलते हैं यार अभी भी मेरा जुलाई और जून का पेमेंट मिला नहीं। मींस योर सैलरी बिकेम ड्यू, फिर भी मिला नहीं। आपका सैलरी ड्यू हो गया फिर भी मिला नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है मालूम है, मेरे को उससे मतलब नहीं, will going to charge a tax on due basis even if it is not received to you। मतलब अगर मैं रिटर्न फाइल करूं अगस्त मंथ में, तो वो जो कैलकुलेशन होगा उसमें जुलाई अगस्त का भी सैलरी मेरे को शो करना पड़ेगा। सर हमको तो मिला ही नहीं, टैक्स डिपार्टमेंट बोलता मिला नहीं तो मिलेगा ना बाद में, लेकिन अभी रिटर्न फाइल करते वक्त यू हैव टू शो सैलरी ऑन ड्यू बेसिस इवन इफ इट इज नॉट रिसीव्ड। आई होप यू ऑल ऑफ यू नो हमारे इंडिया में पगार कौन से डेट को मिलता है। हमारे इंडिया में पगार कौन से डेट को मिलता है, तो मैक्सिमम यही बोलेंगे सर, कोई 1 तारीख, कोई 10 तारीख, कोई 15 तारीख। बट स्ट्रिक्ट रूल क्या है मालूम है, जिस दिन मंथ एंड होगा, जिस दिन मंथ एंड होगा ना, वो लास्ट डे रात को 8 बजे से पहले इनकम क्रेडिट हो जाना चाहिए एम्प्लॉय के अकाउंट में। ये वेस्टर्न कंट्रीज का रूल है बच्चों। मंथ अगर एक्स्ट्रा चला गया तो इंटरेस्ट के साथ सैलरी देना पड़ता है। हमारा कंट्री मस्त मौला है, कुछ लोगों को पगार महीना खत्म होने के बाद 1 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, कभी कभी एम्प्लॉयर बोलता है रुक जा यार बाद में देता हूं, ये सब चलता है। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना रूल क्या बना के रखा, बोला हम, मेरे को मतलब नहीं तेरा पगार कब मिलेगा, ड्यू होता है मंथ एंड को, तो मंथ एंड को माना जाएगा इट इज टैक्सेबल, इट इज टैक्सेबल। क्लियर बच्चों? चलो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्या है। If salary is paid tax free, the tax paid by employer is also included in salary for taxation purpose। कोई कोई कंपनी अपने एम्प्लॉइज को बहुत ज्यादा लाड करती है। लाड बोले तो जैसे छोटे बच्चे को होता है ना, सब तैयार करके देने का, तकलीफ नहीं होना चाहिए, ऐसे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को ट्रीट करते कुछ कंपनीज में। मींस कंपनी सेइंग दैट कि एम्प्लॉई तेरा साल भर का जितना टैक्स बनता है ना, हमने दिए हुए सैलरी पे वो टैक्स भी हम लोग भरेंगे। एम्प्लॉयर इज पेइंग द टैक्स on which employees
ऑब्लिग्ड और लायबल टू पे टैक्स। एम्प्लॉयर टैक्स भर रहा है एम्प्लॉय का, गवर्नमेंट को जितना टैक्स पे करना चाहिए ना एम्प्लॉय, वो टैक्स भी कौन भर रहा है? एम्प्लॉयर ही पे कर रहा है। बोल रहा है रहने दे, तू मत भर, हम लोग भरेगा तेरे पे जितना टैक्स बनता है। उसको कहते हैं टैक्स फ्री सैलरी। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है ए भैया ऐसा अगर केस है तो वो जो टैक्स पे किया ना वो टैक्स पेड को भी सैलरी में डालो। मींस द टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय शुड आल्सो बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ सैलरी, उसको भी सैलरी का पार्ट माना जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। If a partner of a firm receives from a firm any salary, bonus, commission, remuneration, etc., shall not be regarded as salary, and as such, this will not be covered under the head income from salary. Such income will be covered under the head income from business or profession. मैंने तो फटाफट रीड कर दिया, अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि इस पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, इस पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है। मैं समझाता हूं आपको क्या है बच्चों। एक पार्टनरशिप फर्म में, किसी भी पार्टनरशिप फर्म में, कभी 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर। जो एक्टिव पार्टनर होता है ना बच्चों, ही प्लेज एक्टिव रोल इन द मैनेजमेंट। वो एक्स्ट्रा इफर्ट्स लेता है, उसका एक्स्ट्रा इफर्ट्स, ही एक्सपेक्ट एक्स्ट्रा रिवॉर्ड फ्रॉम फर्म। अभी आप ही उस जगह में लो ना, मान लो आप एक्टिव पार्टनर हो, बाकी सब पार्टनर बिजनेस में आते नहीं, आप ही जाते हो, रोज सुबह से शाम तक काम कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली क्या एक्सपेक्ट करोगे? यार महीने के एंड में मेरे को सैलरी चाहिए। आप सैलरी ले रहे हो, बोनस ले रहे हो, कमीशन ले रहे हो, रेमुनरेशन ले रहे हो, तो बच्चों वो सैलरी, वो कमीशन, वो ब्रोकरेज, वो रेमुनरेशन सैलरी टॉपिक में टैक्सेबल नहीं होगा। उस एक्टिव पार्टनर के लिए वो सैलरी, वो रेमुनरेशन, वो कमीशन सैलरी टॉपिक में टैक्सेबल नहीं होगा। वो कहां होगा टैक्सेबल? बिजनेस एंड प्रोफेशन। किसी ने पूछा क्यों? मान लो आप में से किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन रेज हुआ, सर ऐसा क्यों? वो तो सैलरी है, बोनस है। बच्चों सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या पढ़ाया? पेयर और पेई के बीच में रिलेशन होना चाहिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का। तो यहां पर तो सर पेयर पेई के बीच में पार्टनर है, वो बोथ आर ओनर्स। सो वॉट एवर पेमेंट विच इज रिसीव टू एक्टिव पार्टनर इन द नेम एज अ सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन, ये टैक्सेबल होगा? ऐसा नहीं बोल रहा हूं नहीं होगा, होगा, बट किधर होगा? बिजनेस एंड प्रोफेशन में। किधर नहीं होगा? सैलरी टॉपिक में। इस पे डेफिनेटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, जरा देख लो बच्चों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसको।